हेलो स्टूडेंट, शब्दों का निर्माण अलग अलग तरीक़ों से होता है। हम पहले ही शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे कि उपसर्ग से शब्द का निर्माण होता है, प्रत्यय से भी नए शब्दों का निर्माण होता है, संधि से भी नए शब्द का निर्माण होता है उन्हें आपस में जोड़ने से। इसी प्रकार समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, जो है समास। तो आइए चलते हैं समास के बारे में जानते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो समास है, जो ये समास है, वह किसी बड़े शब्द को या किसी बड़े शब्दांश को छोटा बनाकर उसे बदला जाता है एक छोटे रूप में, उसे ही समास कहा जाता है। या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि शॉर्ट करने की प्रक्रिया, बड़े शब्द को या बड़े वाक्यांश को शॉर्ट करने की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, नया शब्द बनता है, छोटा होकर नया शब्द तैयार होता है, वह प्रक्रिया समास कहलाती है। तो आई होप आपको समास का जो मेन बेसिक अर्थ है वो समझ में आ गया हो गया। तो अब हम जानते हैं, जैसे देखेंगे कि जैसे उसके उदाहरण देखते हैं। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो हम इसको शॉर्ट में कैसे बोल देंगे? इतना लंबा ना बोल के यहाँ पर हम शॉर्ट में करेंगे इसको। तो नीला है जो कमल वो हो गया नील कमल। घोड़ों की दौड़, इतना लंबा हम बोलेंगे घोड़ों की दौड़ में गए थे, तो हम क्या बोल देंगे उसकी जगह कि हम लोग घुड़दौड़ में गए थे। तो यहाँ पर भी हमने शॉर्ट किया है, तो यह जो है वो समास है। दान में वीर, दानवीर, दान में जो वीर है, जो बहुत ज्यादा दान करता है, तो वह क्या कहलाएगा? दानवीर। तो इस प्रकार जो बड़े वाक्यांश है, उन वाक्यांशों को शॉर्ट का जो उनका रूप है वह समास कहलाता है। आई होप इसकी समास की जो बेसिक आपको परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। अब हम इसके मुख्य कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि हम जब उसकी परिभाषा या कुछ पढ़ते हैं या कुछ शब्द ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या आप कंफ्यूज हो न जाएं, तो इसे मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। जैसे समस्त पद और सामासिक पद, ये अगर शब्द आ गए तो ये किसे कहते हैं? तो जो समस्त पद और सामासिक पद हैं, ये समास को ही, जो नया समास का शब्द बनता है उसको ही कहा जाता है। जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे? समस्त पद या सामासिक पद। और ये जो हमें अगर सामासिक पद दिया है या समस्त पद दिया है, उसको जब हम तोड़ते हैं, जब हम उसका विग्रह करते हैं, तो इस प्रकार का विग्रह बनेगा। नीलकमल, तो नीला है जो कमल, तो यह जो है, ये सारे क्या है? समास विग्रह। जब हम समास को विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब तोड़ना, जब हम समास को तोड़ते हैं, यानी कि ये जो विग्रह हमें मिलता है वह क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास को तोड़ना, यह क्या कहलाएगा? समास विग्रह। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समस्त पद जो है वो नया पद, नया शब्द, और समास विग्रह यानी जो समास को तोड़ा गया है वह कहलाएगा समास विग्रह। अब हम जाने कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद। इसमें भी आप बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो पूर्व पद जो है वह जो है पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है। पहला पद, पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद। जैसे कि ये नीलकमल है, नीलकमल में ये जो नील शब्द है यह क्या कहलाएगा? पूर्व पद। इसमें नील जो है वह पूर्व पद है। घुड़दौड़ में घुड़ जो है वो क्या है? पूर्व पद है। और दान जो है वह क्या है? पूर्व पद है। तो अब हम जाने कि उत्तर पद क्या है। जब पूर्व पद तो हमें पता चल गया, अब उत्तर पद किसे कहेंगे? तो जो दूसरा पद है, दूसरा पद, जो दूसरा पद है वह क्या कहलाता है? उत्तर पद। अब जैसे नीलकमल है, नीलकमल में ये जो दूसरा पद है, ये दूसरा वाला, यह क्या कहलाएगा? उत्तर पद। घुड़दौड़ में जो दौड़ शब्द है वह कहलाएगा उत्तर पद। और दानवीर में जो वीर शब्द है वह क्या कहलाएगा? उत्तर पद।
तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, पहला पद जो है वह पूर्व पद और जो दूसरा पद है वह उत्तर पद कहलाएगा। आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा। अब हम जाने कि समास के भेद कौन कौन से हैं। तो हम आज समास के 6 भेद यहाँ पर होते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो चलिए इन सभी को हम अच्छी तरह से समझें। आइए अब हम जानें कि अव्ययी भाव समास क्या है। पहला भेद अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें समस्त पद का पहला पद जो है वह प्रधान हो या वह अव्यव हो। अव्यव हम पहले पढ़ चुके हैं। अव्यव क्या होता है? वह शब्द होता है जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार के शब्द को अव्यव कहते हैं। तो या तो पहला पद जो होता है वह अव्यव हो या पहला पद प्रधान हो, यानी कि पूर्व पद प्रधान हो। ऐसा जो समास है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यव हो या मुख्य या प्रधान हो, पहला पद मुख्य या प्रधान हो, वह जो समास है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब इसमें अधिकतर जो पहला पद है वह अधिकतर उपसर्ग भी होता है। आप उसमें जब प्रश्न परीक्षा में प्रश्न उत्तर करेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, इसको करेंगे, जब परीक्षा में हल करने जाएंगे तब आप अधिकतर देखेंगे कि इसमें जो पहला पद है वह उपसर्ग होता है। पहला पद क्या कहलाता है? उपसर्ग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आ, बे, प्रति, यथा। तो हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अव्ययी भाव का पहला, जैसे हमने ले लिया आजन्म। आजन्म जो पहला शब्द है वह क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो आजन्म मतलब जन्म से लेकर, से लेकर आजन्म, यहाँ उपसर्ग हो गया। प्रतिवर्ष, प्रति जो है वह पहला शब्द उपसर्ग हो गया। यथा समय, यह भी पहला शब्द उपसर्ग हो गया। इस तरह के जो शब्द आते हैं, उपसर्ग पहले पद में आता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि प्रत्येक, प्रत्येक जो है वहां पर पहला पद जो है वह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक, यहां पर जो है प्रत, यहाँ पे यह पहला जो शब्द है वह प्रधान है। तो इस प्रकार का जो समास होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। कभी कभी कैसा होता है कि पुनरुक्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। पुनरुक्ति मतलब किसी भी चीज का रिपीट होना, बार बार आना, वहां पर भी अव्ययी भाव समास आता है। जैसे कि हाथों हाथ, हाथों हाथ में क्या हो रहा है? यहाँ पर हाथों और हाथ दोनों एक के बाद एक पुनरुक्ति हो रही है। अब पुनरुक्ति हो रही है मतलब इसका जो यहाँ पर कौन सा समास आ गया? अव्ययी भाव समास। अब हाथ ही हाथ में, इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? हाथ ही हाथ में। अब गली गली, गली ही गली में, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हो रही है। रातों रात, रात ही रात में, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति जब होती है तब वहां पर भी अव्ययी भाव समास आता है। जब कभी आप परीक्षा में देखें कि कहीं पर पुनरावृत्ति हो रही है और समास आपको खोजना है तो वहां पर अव्ययी भाव समास आएगा। तो इस प्रकार से जो है समास, अव्ययी भाव समास हमारा हो गया है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे समास का दूसरा प्रकार जो कि है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। जिस समास का पूर्व पद गौण हो, पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद अर्थात प्रथम पद, पूर्व पद यानी प्रथम पद क्या हो? कम महत्वपूर्ण हो, और जो द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, प्रधान हो, उसे जो है वो तत्पुरुष समास कहते हैं। जब कभी भी हम इस सामासिक पद बनाते हैं तो जो कारक चिन्ह है उनका जो है यहाँ पर लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। सामासिक पद बनाने पर कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जीवन का साथी,
इसको हम जीवन का साथी है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका सामासिक पद बताते हुए जीवन साथी, हम शॉर्ट में बोलते हैं जीवन साथी। तो यह एक कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं, जब यह समास हमें दिया हो और इसका विग्रह करना हो, तो हम कारक चिन्हों को वहाँ पर प्रयोग करते हैं। विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब कारक चिन्ह जैसे में है, पर है, से, के लिए, ये सारे क्या है, कारक चिन्ह है। अब कारक चिन्हों की दृष्टि से हम तत्पुरुष समास के भेद जानेंगे। तो इसके 6 भेद हैं। अब इसमें जो कारक चिन्ह है वो कर्ता से शुरू होता है, परंतु तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता कारक नहीं आता और ना ही संबोधन कारक आता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये दोनों ही इसमें नहीं आते। यहां से दूसरा कारक से यहाँ शुरुआत होती है, कर्म तत्पुरुष समास। इसे जो पहला हमारा जो समास होगा वो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म के अंतर्गत कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, को। कर्म के अंतर्गत को विभक्ति आती है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो है कौन सी विभक्ति आती है, को आती है। तो अब जैसे एक उदाहरण हम लेंगे, यश को प्राप्त। यश को प्राप्त हमने एक उदाहरण लिया, तो अब इसमें जो को विभक्ति है इसका यहाँ पर क्या हुआ है, लोप हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप होकर ये सामासिक पद क्या बनेगा, यश प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में की जो विभक्ति है वो से है। तो अब इसमें हम जैसे स्वयं से रचित, ये उदाहरण हमने लिया है, स्वयं से रचित, इसमें से का जो है वहां पर लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद, लोप होना यानी हट जाना, तो यहां से लोप होके पूर्व पद में मिलकर यह क्या हो जाएगा, स्वरचित। यहाँ पर ये जो यह है ये हट जाएगा, स्वरचित हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में की जो विभक्ति है वह है के लिए। तो इस विभक्ति के लिए ये जो के लिए है ऐसा हटा देंगे। जैसे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, हम इतना हमारे मन में देश के लिए भक्ति है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलते नहीं है, हम बोलेंगे ये देश भक्ति है, हमारे दिल में देश के लिए भक्ति है, कि हम क्या बोलेंगे, देशभक्ति है। तो यहाँ पर के लिए जो है यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो देश भक्ति। अपादान, अब चौथा प्रकार है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे अलग करने के लिए होता है। जैसे रोग से मुक्त, यहाँ पहले जो था वह से रचित यानी उसके अंतर्गत था, लेकिन यहाँ पर जो है वह क्या है, अलग करने से इसका संबंध होता है। तो अपादान रोग से मुक्त, रोग से अलग करना, तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप हो जाएगा और रोग मुक्त आएगा। इसका जो सामासिक पद है वह क्या बनेगा, रोग मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास, पांचवा समास का प्रकार क्या हो गया, तत्पुरुष समास का पांचवा प्रकार क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास की जो विभक्तियां हैं वो क्या क्या है, का, की, के। इसके अंतर्गत का, की और के आता है। तो जैसे देव की मूर्ति, इसमें जो की शब्द है उसका लोप हो जाएगा, देव मूर्ति। तो जो सामासिक पद बनेगा वह क्या बनेगा, देव मूर्ति, देव मूर्ति, वह बनेगा देव मूर्ति। छठा प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की जो विभक्ति है में और पर है। तो जैसे पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम को हम क्या लिखेंगे, पुरुषोत्तम। इसमें में विभक्ति का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार। समास का हम तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, वह है कर्मधारय समास। तीसरा भेद क्या है, कर्मधारय समास।
तो आइए जाने कर्मधारय समास क्या होता है। जिस समास का दूसरा पद महत्वपूर्ण हो, दूसरा पद जो है वह प्रधान हो, महत्वपूर्ण हो या प्रधान हो, ऐसा जो समास है वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, देखेंगे। अब जैसे पहला प्रधान था, इसकी विशेषता तो ये हो गई कि जो दूसरा पद है वह प्रधान होना चाहिए, दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। अव्ययीभाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान था, लेकिन यह जो कर्मधारय समास है वहां पर कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद। तो दूसरा पद प्रधान हो, फिर पद में उपमेय उपमान का संबंध हो। उपमेय उपमान क्या हुआ, जब किसी शब्द की हम विशेषता बताते हुए शब्द का उपमेय और उपमान में संबंध बताते हैं। जैसे विद्याधन, यानी विद्या का कौन सा, विद्या रूपी धन। धन तो हमें एक धन होता है कि हम जो पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा धन है, विद्या के रूप में जो धन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमेय उपमान में संबंध हो रहा है, विद्या रूपी धन। तो यह क्या हो गया, एक तो क्या करता है, वह पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है, या तो दूसरा पद प्रधान हो तो कर्मधारय समास होता है। तीसरा होता है विशेषण विशेष्य का संबंध हो, यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। जैसे काली मिर्च, अब ये काली मिर्च जो शब्द है, तो जो मिर्च की विशेषता बता रहा है कौन सी है, काली। जो ये विशेषण क्या हो गया, इसमें काली हो गया, और विशेष्य क्या हो गया, मिर्च हो गया। तो यह जो काली है, यह क्या कर रहा है, मिर्च की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है। तो तीन इसमें स्थितियां हो गई, या तो दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, या उपमेय उपमान का संबंध हो जाएगा, या विशेष्य और विशेषण का संबंध हो जाएगा। ये तीनों में से अगर कुछ भी होता है तो यह क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे श्वेतांबर है, तो श्वेत है जिसका अंबर, श्वेत है जिसका अंबर, वह क्या हो गया, श्वेतांबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो रहा है। श्वेत अंबर, अंबर कैसा है, श्वेत है। अब अधपका, अधपका आधा है जो पका, जो आधा पका है वह अधपका है ना। यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है, तो यहाँ पर भी कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। कमल नयन, कमल रूपी नयन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमल के रूप में नयन हो रहा है। नयन जो है वो कमल के जैसा कोमल है, कांति नायक है। तो इस तरह का जो नयन है, यानी यहाँ उपमा उपमेय के संबंध बता रहा है, तो यह क्या हो गया, कमल नयन क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। चरण कमल, कमल के समान जिसके चरण हो, इतने कमल रूपी जिसके चरण हो, वह क्या हो गया, चरण कमल। तो यह जो है कर्मधारय समास कहलाएगा, और यह इसके समास के विग्रह। श्वेतांबर का है, श्वेत है जो अंबर। अधपका का जो समास विग्रह होगा, आधा है जो पका। महात्मा का है, महान है जो आत्मा। कमल नयन, कमल रूपी नयन। चरण कमल जो है उसका विग्रह होगा, कमल के समान चरण। तो इस तरह यह हो गया हमारा कर्मधारय समास। अब अगला हम जानेंगे द्वंद्व समास। तो चलिए चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। चौथा प्रकार है द्वंद्व समास। तो आइए जानेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास वह होता है जिसमें किसी जोड़ा या किसी युग्म के बारे में बताया जाता है। जोड़ा यानी कि कोई ऐसा ये जोड़ा होता है और युग्म होता है, उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे कि उसमें यह भी एक चीज होती है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जोड़ा या युग्म होगा और दूसरा दोनों पद प्रधान होंगे। तो इस प्रकार का जो समास है वह द्वंद्व समास कहलाता है। यह बहुत ही इजी है समझने में, बहुत ही सरलता से आप इसको समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं और आपको इसको उदाहरण करवा देती हूँ। अब जैसे इसका जो समस्त पद देखते हैं हम, और इसकी एक ये ट्रिक भी है कि जो समास के भी जो सामासिक समास विग्रह है उनके बीच में और या तो फिर और या शब्द, इन दो शब्दों की बीच में आते हैं। तो इस प्रकार का जो समास है वो द्वंद्व समास कहलाता है। ये एक ट्रिक है, आप देख लेना। जैसे रात दिन, तो दिन, रात और दिन, यहाँ पे और शब्द आ रहा है, ये ट्रिक का है। और जैसे हार जीत है, तो हार या जीत, यहाँ पर भी या शब्द आ रहा है।
तो इस तरह से ये ट्रिक काम करती है इस द्वंद्व समास में। तो अब देखते हैं कि इसमें जोड़ा या युग्म कहाँ है और दोनों पद प्रधान होते हैं। अब जैसे रात और दिन दोनों का बराबर महत्व है, कोई कमी नहीं है, रात भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, दिन भी महत्वपूर्ण है। तो जो दोनों पद हैं वे कैसे हो गए, प्रधान हो गए। इसमें कोई गौण नहीं है, इसमें ना तो प्रथम पद गौण है न द्वितीय पद गौण है, इसमें दोनों कैसे हैं, प्रधान है। इस प्रकार के जो समास है वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, रात दिन, रात और दिन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, रात और दिन। हम इसका विग्रह करते हुए और लगाएंगे। घी शक्कर, घी और शक्कर दोनों पद प्रधान हो गए, इसमें दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो घी और शक्कर इसका समास विग्रह हो गया। हार जीत, हार और जीत कैसे हो गए, एक युग्म हो गया, हार है तो जीत है, जीत है तो हार है, तो हार या जीत, इसका ये जो है इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, हार या जीत। खरा खोटा, या तो सही, खरा है मतलब कुछ सही होना, सही होना, और खोटा मतलब गलत होना। तो ये दोनों कैसे हैं, एक युग्म की तरह प्रयोग आते हैं, या तो खराब होगा या अच्छा होगा, यानी खरा या खोटा। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या होगा, खरा या खोटा। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आइए अब हम देखें हमारा पांचवा प्रकार, जो कि समास का पांचवा प्रकार है द्विगु समास। पांचवा भेद द्विगु समास। अब द्विगु समास भी बहुत ही सरल है। जैसे जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पहला पद जो है वह संख्यावाचक है, कौन सा पद, दूसरा नहीं, पहला पद संख्यावाचक हो, वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। और दूसरा, यह किसी समूह के बारे में बताता हो। पहला पद कैसा हो, पहला पद संख्यावाचक हो और समूह के बारे में, वह पूरा जो समास है वह समूह के बारे में बताता हो, उस प्रकार के जो समास है वह द्विगु समास कहलाता है। चलो इसे उदाहरण से समझे। चारपाई, चारपाई मतलब चार पायों का समूह। अब यहाँ चार जो है वह क्या बता रहा है, पहला पद क्या हो रहा है, संख्यावाचक हो रहा है, यानी कि द्विगु समास है। जैसे ही संख्यावाचक आया कि द्विगु समास आया। तो अब तिरंगा, तिरंगा में पहला शब्द कैसा है, ती है, ती यानी तीन, तो यहाँ पर तिरंगा, तो तीन जो है यहाँ भी संख्यावाचक है। त्रिकोण, त्रिकोण में पहला शब्द कैसा है, त्रि यानी तीन, तो इसका भी अर्थ क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया पहला पद। और नवरात्र, नव यानी नौ, नौ रातों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर भी पहला पद कैसा हो गया, संख्यावाचक हो गया। ये चारों द्विगु समास हो गए। अब इनमें समूह का ज्ञान करते हैं हम। चार पाई, चार यानी कि एक तो चार है और पाई है ना, चार पायों का समूह है। इसका जो चार पायों का समूह, इसका समास विग्रह है वह क्या हो जाएगा, चार पायों का समूह। तो तिरंगा जो है वो तीन है, एक तो पहला संख्यावाचक हो गया, दूसरा तीन रंगों का एक समूह बता रहा है, समूह के बारे में बता रहा है। त्रिकोण क्या है, तीन कोणों का समूह। कोण मतलब, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, तो ये तीन कोणों का समूह है। यह क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, द्विगु समास को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक समूह दिख रहा है और संख्यावाचक पहला पद है। अब नवरात्र में भी नव जो है वह संख्यावाचक पहला पद है और 9 रातों के समूह के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार यह क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अब हम अपने 5 प्रकार पूरे कर चुके हैं। अब हम जानेंगे हमारा छठा प्रकार, जो कि है बहुब्रीहि समास। चलो देखते हैं। अब हमारा जो छठा प्रकार है वह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें दोनों पद गौण होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं है, वो किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार का जो समास है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जब दोनों पद कैसे हों, प्रधान न हो, गौण हो। गौण का अर्थ है विशेष न होना, तो जो दोनों पद हों वह विशेष ना हो, बल्कि वह किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हों। इस प्रकार का जो समास है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो आप परेशान मत होइए, अपन उदाहरण से इसे अच्छी तरह समझ लेंगे। अब गिरिधर, एक उदाहरण है गिरिधर, यानी गिरिधर का अर्थ क्या हो गया, गिरि को धारण करने वाला। गिरि यानी पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला। तो इसका ये समास विग्रह क्या हो गया, गिरि को, पर्वत को धारण करने वाला। परंतु यहाँ पर पर्वत को धारण करने वाले किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर वह कृष्ण को बता रहा है, जिसका शब्द से कोई अर्थ नहीं है।
कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वह कृष्ण के नाम के में प्रचलित हो चुका है। ऐसा है कि तीसरा ही शब्द बन रहा है। गिरिधर मतलब हम कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का जो समास है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्रशेखर। चांद है जिसके शिखर पर। चंद्रशेखर का जो समास विग्रह है वह क्या हो गया? चांद है शिखर पर जिसके, यानी कि यह जिसके शिखर पर चांद है, तो ऐसा कौन है? तो यह तीसरे व्यक्ति के बारे में यानी कि शिव के बारे में बता रहा है। तो यह जो हो गया वह बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन, 10 है आनंद जिसके। आनंद का अर्थ हो गया सिर। 10 है सिर जिसके, वह क्या कहलाएगा? रावण। यह रावण के बारे में बता रहा है। दशानन, 10 सिर वाला कौन है? रावण। तो उनके बारे में बता रहा है या किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो यह जो हो गया वह बहुव्रीहि समास हो गया। बारहसिंगा, 12 है सींग जिसके। यह एक प्रकार का जानवर होता है बारहसिंगा, जो कि हिरण की तरह ही दिखता है, लगभग उससे अलग होता है पर उसकी तरह ही दिखता है। तो यह बारहसिंगा जो है वह एक विशेष जानवर के बारे में बता रहा है। 12 है सींग जिसके, एक विशेष जानवर है या किसी अलग के बारे में बता रहा है, कि किसी तीसरे चीज के बारे में बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी कैसा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक अलग सा प्रश्न खड़ा होता है बच्चों के आगे। जब परीक्षा में कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, दशानन या बारहसिंगा, तो अब यहाँ पर कौन सा समास है? क्योंकि द्विगु समास में ये कहा गया है कि पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो क्या आएगा? द्विगु समास। तो यहाँ पर पहला संख्या, यहाँ पे दशानन में भी 10 हो सिर जिसके, यानी 10 आया है, और बारहसिंगा में 12 आया है। तो बारहसिंगा में 12 आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? द्विगु समास भी मान सकता है बच्चा, ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको यह देखना है, यहाँ पे कोई समूह के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ क्या बता रहा है? दशानन, ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो जो बहुव्रीहि समास है वह क्या है? एक हमको कभी कभी कंफ्यूजन दे देता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप बहुव्रीहि समास को ही टिक लगाना। अगर इस तरह का प्रश्न आता है दशानन, बारहसिंगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दशानन जो है वो किसी एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, द्विगु समास नहीं कहलाएगा। और बारहसिंगा जो है वहां पर एक विशेष जानवर के बारे में जानकारी दे रहा है। बारहसिंगा क्या है? एक विशेष जानवर है, एक विशेष नाम है। तो इसीलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास आएगा। जब कभी ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए तो आप यहीं पर टिक करिएगा बहुव्रीहि समास पर। तो आपका यह टॉपिक आज यहाँ पर खत्म होता है, समास। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।